वन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी का एग्ज़ाम 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जीटी का एग्ज़ाम है 15 तारीख को। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि तुक्का किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए। अगर तुक्का लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता होता है और वो कई सारे मार्क्स अपने जो है लूज कर जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। तो वो तरीका भी हम लोग जो अच्छा तरीका है जिसकी वजह से आप 2-4 नंबर 10 नंबर आप बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ें और तुक्का कैसे लगाना है इस बारे में अगर इस वीडियो को आप अगर अच्छे से देखोगे और जो बताया जा रहा है उस पर अगर आप अमल करते हो तो कहीं ना कहीं आपके 10 से 15 नंबर आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा ही आएंगे। तो इसको ध्यान से देखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो होगा क्या कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अब काउंसलिंग होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद मतलब काउंसलिंग होंगे, फिर मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए होगी, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो टाइम पर आपको मिलता रहेगा। अब आप कहोगे सर आप किस लाइन में आ गए, पहले तो आप मतलब यहाँ पर बताते थे कि नोटिफिकेशन देते थे, आप पढ़ाते हो, रीजनिंग पढ़ाते हो, लेकिन आज जो है आप तुक्का कैसे लगाएं ये सब क्या आप बनाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बता रहे हैं आपको। जो मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूवन मेथड हैं जहां पर अगर आप उसको फॉलो करते हो एग्जामिनेशन में तो कहीं ना कहीं आप मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो ऑप्शन आपका हो सकता है, जो सही हो सकता है, उसकी ओर आप आगे बढ़ सकते हो। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की। जब एग्जाम में आप जाते हो तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चन दिख सकते हैं। अब वो वेरी भी करते हैं अलग अलग, मतलब जो स्टूडेंट हैं, कोई कहेगा कि नहीं सर ये तो हार्ड था, ये मीडियम था, बट मान लेते हैं मोटा मोटी कि 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल इजी, जो मतलब अगर आप ठीक ठाक पढ़े हो, मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आप उसको बना सकते हो। और एक होता है मीडियम लेवल का, जो कि अगर आप अच्छे से मतलब 3-4 महीने अगर प्रैक्टिस करी है तो बना लोगे। एक टफ लेवल का क्वेश्चन होता है जो उन्हीं से हिलेगा जो लगभग बहुत अच्छे से, मतलब जिनकी प्रैक्टिस, जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब बहुत दिनों से वो तैयारी कर रहे हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल। अब मैं बता रहा हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जब आप क्वेश्चन बुकलेट जो खोलोगे उसमें मान लो कि 20 पेजेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन बुकलेट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बुकलेट है, आप यहाँ पर लिखा होगा, जैसे आप इसको ओपन करोगे पहला पेज आएगा। ठीक है, अब पहले पेज में हो सकता है किसी बच्चे को, क्योंकि अलग अलग सेट मिलता है, ठीक है, किसी को ए किसी को बी, अलग अलग सेट होते हैं एक ही एग्जामिनेशन में। तो अब किसी को सेट नंबर ए मिला है, बगल वाले को बी मिला है, तो ए वाले में हो सकता है शुरुआत में मैथ्स का क्वेश्चन हो और मैथ्स का क्वेश्चन देख करके हो सकता है वो डर जाए, भयभीत हो जाए। और अगर आप यहाँ पर भयभीत हो गए तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आपको लगेगा कि सारा एग्जाम ही डिफिकल्ट हो गया है। आप स्ट्रेस में पसीने आपके छूटने लगेंगे। जो शुरुआत का 10 क्वेश्चन देखोगे, 10 अगर मैथ्स के आ गए, ठीक है, या फिर उसमें जीके जीएस का भी 1-2 आ गया ऐसा जो कि आपसे नहीं हिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेस में चले जाते हो, दबाव आपके अंदर आ जाता है और 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। फिर तो इससे बचेंगे कैसे? तो आपको जो है बिल्कुल काम माइंड से धैर्य आपको रखना होगा। 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी टाइम आपको मिलेगा उसमें धैर्य आपको रखना होगा कि भाई कोई भी पेपर जब आता है ना तो उसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। अगर आपके सेट में शुरुआत में अगर डिफिकल्ट वाला आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे इजी नहीं होगा। आगे देखोगे जब पलट करके पन्ना, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो उसमें इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपसे बन सकते हैं। अगर आप शुरुआत में अगर अपना अगर होपलेस हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो है आगे के क्वेश्चन भी गलत करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और आप टाइम भी इसमें लगा दोगे। तो करना क्या है कि अगर आपने सेट खोला, ठीक है, अगर सेट ए है मान लो, उसमें अगर इजी क्वेश्चन है तो फटाफट इसको बना दो। ठीक है, बना दो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब दूसरे वाले में मीडियम की बात करते हैं। तो अभी कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर शुरुआत में डिफिकल्ट आपको दिख जाए तो उससे आपको पैनिक नहीं करना है। आपको धैर्यपूर्वक जो है आगे के क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे जो आपके लेवल के होंगे, आप उसको बना पाओगे। कुछ क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनते हैं, ठीक है, मतलब कोई बना लेंगे, पर बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेंगे। तो इसको देख करके घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन और आगे वाले जो इजी होंगे वो भी आपके गलत हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, हर पेपर में 3 टाइप के सवाल होते हैं। तो आपके सेट में अगर शुरुआत में डिफिकल्ट आ गया है तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी अच्छा समय भी आपका आएगा, मतलब आगे वाले क्वेश्चन इजी भी होंगे। ओएमआर सीट भरने का तरीका मैं बता दूं तो ओएमआर सीट कई बच्चे क्या करते हैं ना कि सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए, ठीक है, इसका ए ऑप्शन होगा, टिक कर लिए, ठीक है, मतलब
क्वेश्चन बुकलेट में ही टिक कर लिए, दूसरा का जो है बी वाला होगा इसमें टिक कर लिए, लेकिन OMR शीट नहीं भरे, तो इससे क्या होगा ना, आपको दिक्कत हो जाएगी लास्ट में। आपको एक तो लास्ट में टाइम बचाना पड़ जाएगा, आपको हमेशा टेंशन बना रहेगा कि अरे हमने क्वेश्चन तो 50 सॉल्व कर लिए हैं लेकिन OMR शीट में अभी एक भी नहीं भरे हैं। तो ये टेंशन से कब बचोगे? तो टेंशन से बचने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन बनाया और देखा कि इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो जाओगे इधर OMR शीट पर और ये पहला क्वेश्चन का जो बी होगा 1 2 3, ठीक है, ये बी वाले को क्या करोगे यहाँ पर बबल कर दोगे, ठीक है, बबल को भर दोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर करना है। OMR शीट आपको साथ ही साथ भर लेना, जैसे आप क्वेश्चन बनाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करना है, बबल को भी फिल करते चलना है, लेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन बनाओ बबल भरो, क्वेश्चन बनाओ बबल भरो, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अगला देखते हैं हम, अब यहाँ पर हम तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। अब तुक्का किनको लगाना चाहिए किनको नहीं लगाना चाहिए ये बात करते हैं। तो 3 टाइप के स्टूडेंट हम देखते हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट। एक होते हैं कि वो बहुत पढ़े होते हैं, मतलब बहुत तैयारी है उनकी, उनको लगेगा कि ये सब आ रहा है, हमको बहुत ईजी पेपर है, ठीक है, सब आ रहा होगा उनको, लगभग मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट को तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके 100 क्वेश्चन मान लो है, जैसे जीटी में 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में 50 ही बनाने हैं, ठीक है। अब 50 में अगर कोई 48 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, 48 क्वेश्चन बना लिया, उसको 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको तुक्का लगाने की, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में 1-2 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो कोई मतलब का चीज नहीं होता है। जैसे मैं BHU का पेपर दे रहा था ना, तो मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुक्का लगाया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो मारा है ना वो सही है, और मुझे पता था कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना जाता है, पहले मुझे मतलब इतना तो सर्च कर ही लिया था। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुक्का लगाया था, मैंने 93 किए थे, उसमें से मेरे 92 सही थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था कि सारा क्वेश्चन मेरा सही होगा, क्योंकि मैंने वही किया था जो मुझे लग रहा था कि सही है, और मुझे ये भी पता था कि इतने क्वेश्चन में मैं आराम से एडमिशन ले लूंगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है कि मैं 48 क्वेश्चन बनाया हूँ, इसमें अगर 1-2 गलत भी हुआ तो 46 मेरे सही होंगे ही होंगे, तो इतने नंबर पे आपका आराम से एडमिशन होगा। तो अगर आप 46 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन बना ले रहे हो सही, तो आपको फिर तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, टाइप 2 स्टूडेंट, उनको लग रहा है कि वो बना लिए, लेकिन उनको कंफर्म नहीं है कि मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा नहीं होगा। उम्मीद है कि पास हो जाएंगे, मतलब उम्मीद है, लेकिन मतलब श्योरिटी नहीं 100% कि मेरा BHU में हो ही जाएगा या JNU में हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं तो एडमिशन सबका हो ही जाता है, बट मैं बात कर रहा हूँ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, वहाँ एडमिशन लेने की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है लेकिन पास हो जाऊंगा, मतलब जो हमारा यूनिवर्सिटी है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मिल सकता है, लेकिन 100% जो है आपने जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन बना लिया। अब 40 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको है कि इसमें से मतलब श्योरिटी है कि 30 क्वेश्चन तो सही होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तुक्का लगाना चाहिए। कैसे लगाना है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक तो होता है कि भाई अब कुछ आ ही नहीं रहा है, लगता है कि इस बार तो नैया जो है डूब जाएगी। नैया डूबने का इन द सेंस कि अगर आप BHU में पढ़ना चाहते हो तो BHU में नहीं पहुंच पाओगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो पहले पता चल जाता है स्टूडेंट को कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, नाव जो है वो डूबने वाला है, नाक कटने वाली, ठीक है। तो नाक वैसे नहीं कटेगी किसी की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नाक कटने वाली बात नहीं है। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। तो इन 2 टाइप के स्टूडेंट को जो है कहीं ना कहीं तुक्का लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपके थोड़े मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तुक्का कैसे लगाना है वो आगे देखते हैं। अब एग्जाम भी 2 टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव मार्किंग, मतलब जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, और एक होता है नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो नो नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे CHS का पेपर होता है, तो CHS में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप मारो, ठीक है, अंधाधुंध मारो, क्या दिक्कत है, सारा क्वेश्चन 100 में से 100 करो, तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें तो तुक्का लगाना ही है, 100% लगाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे एग्जाम्स की जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पर हम अंधाधुंध सारे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। सारे क्वेश्चन अगर आप अंधाधुंध अगर तुक्का लगाते हो, गेस करते हो, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आपका सारा सवाल, लगभग मैक्सिमम सवाल आपके गलत ही हो जाते हैं। तो तुक्का हमको यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, मतलब हम तुक्का तो लगाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड से लगाएंगे, कैलकुलेट करके लगाएंगे कि अगर मैं 4 लगा रहा हूँ, अगर मैं 4 लगा रहा हूँ, 10 लगा रहा हूँ, तो इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारी कि 10 में से मेरा 5 सही हो जाए, मेरा 4 सही हो जाए, मेरा 3 सही हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना होता है, कैलकुलेट करके तब आप यहाँ पे लगाते हो। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन लगाना, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा फिर भी आप सारा लगा दिए। हाँ, ये तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट है ना, तीसरे टाइप के कि एकदम लग रहा है कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आप सारा भी मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो मीडियम लेवल के हैं बच्चे, जिनको कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, तो उनको 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मारना होता है। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तुक्का लगा सकते हो। सारा लगाओगे ना तो फिर आप मतलब गड़बड़ कर दोगे। सारा लगाने से आपको फायदा नहीं होगा, ज्यादा कम लगाओगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये वाले टाइप के, ये तो सारा भी लगा सकते हैं, आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है, ठीक है, इस वाली स्थिति में। अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क, हमको रिस्क तो लेना है लेकिन कैलकुलेट करके लेना है। दूसरे टाइप वाले स्टूडेंट हो तो 5, 6, 7 क्वेश्चन, तीसरे वाले हो तो सारा भी लगा सकते हो, पहले वाले हो तो एक आध क्वेश्चन लगाना हो तो लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अटेम्प्टिंग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जैसे कि आप यहाँ पर बुकलेट खोलोगे तो ऐसे देखो, पहला हमने पेज पलटा, ठीक है, इसके सारे बनाए, ऐसे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले राउंड में आप क्या करोगे, वो सारे क्वेश्चन बना लोगे। ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं ना कि जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है 1, 2, 3 पहला क्वेश्चन बना लिया, दूसरा क्वेश्चन उसको पता है कि ये थोड़ा सा मतलब बन नहीं रहा है, समझ में तो आ रहा है लेकिन इसको बनाने में थोड़ा इसको टाइम लग रहा है, तो कई बच्चे करते क्या है ना कि इसमें उलझ जाते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है अब इसी में उलझ के रह जाएंगे, इसी में 5 मिनट लगा देंगे, 2 मिनट लगा देंगे। इससे बचने के लिए मैं बता रहा हूं कि पहली नजर में यानी पहली राउंड में जब आप देखोगे पूरा क्वेश्चन तो पहला वाला बनाओ, बन जा रहा है तो ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मान लो कि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है, नहीं बन पाएगा अभी, उसको छोड़ दो। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, बना लो। चौथा फिर लग रहा है कि भाई इसमें अभी मतलब सोचने की जरूरत है, मतलब आ तो रहा है लेकिन इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको भी छोड़ दो। तो पहली राउंड में वैसे सारे क्वेश्चन बनाओगे जो लगे कि ये बन जा रहा है, तुरंत बन जा रहा है, और उसमें आपको श्योरिटी है कि 100% मैं जो कर रहा हूं सही है, मैंने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो जो 100% है कि नहीं ये क्वेश्चन आ ही रहा है तो उसको बना दो। तो मान लो ऐसे जो है 30 क्वेश्चन आपको आ रहे थे जो 100% आपसे बन जाते हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपसे 30 क्वेश्चन बन गए। अब बाद बाकी बचे 50 क्वेश्चन बनाने होते, 20 क्वेश्चन और बच गए मान लो, ठीक है, 20 क्वेश्चन और बन गए। तो उन 20 क्वेश्चन के लिए अब स्टेप 2 और स्टेप 3 पर हम लोग आएंगे। तो पहले राउंड में आपको जो आ रहा है वही बनाना है, टाइम नहीं गंवाना है, टाइम खुआर नहीं करना है। खुआर हमारे यहाँ एक देसी लैंग्वेज है, ठीक है, देसी भाषा में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, खुआर करना, ठीक है। तो खुआर नहीं करना है आपको, यहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं खुआर करना। इसके बाद जो यहाँ पर स्टेप 2 और स्टेप 3 समझ तो आ रहा है, स्टेप 2 में कि समझ तो आ रहा है लेकिन श्योर नहीं हूं, ठीक है। पहले वाले में आप श्योर थे, जो श्योर हैं जल्दी जल्दी बना के निकाल दो, 30 क्वेश्चन आपके बन गए। अब 20 क्वेश्चन में हमको देखना है, तो 20 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको लगेगा कि भाई मतलब आ तो रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। मतलब हो सकता है 50% आपको आ रहा हो, 70% आ रहे हो, 30% आपको आ रहा हो, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि ये बन जाएगा सवाल लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, या फिर थोड़ा सा टफ है, श्योरिटी नहीं है 100%, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर तुक्का लगाना होगा। कैसे लगाना है देखते हैं। तो पहले वाले में तो कोई तुक्का नहीं क्योंकि ये तो 100% सही हो गया। तीसरे वाले में सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एकदम सर के ऊपर जाएंगे, पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है, जैसे वही नाव डूबने वाले सवाल हो जाएगा। तो ये कब करना है, तो पहले राउंड में आप करोगे सिर्फ और सिर्फ वो वाले क्वेश्चन जिसमें आप 100% सही आपको पता है। दूसरे राउंड फिर से पलटोगे तो करना क्या होता है ना, जैसे फर्स्ट राउंड में जब आप देख रहे हो ना, फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड जब आप गो थ्रू हो गए, 30 क्वेश्चन बना लिए, तो उसी बीच सवाल तो सारे पढ़ोगे आप ना, जैसे पहला सवाल पढ़े, दूसरा सवाल पढ़े, दूसरा सवाल भी पढ़ोगे। मान लो दूसरा सवाल लग रहा है कि ये मीडियम लेवल का सवाल है, ये बन सकता है, बाद में आकर बना सकते हैं, तो उसमें आप गोला कर दो, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, गोला भर दो ताकि पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये गोला बना दो, ठीक है। अब मान लो चौथा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये स्टेज 3 वाला क्वेश्चन है जिसमें सर के ऊपर से जा रहा है। तो सर के ऊपर से जाने वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्रॉस लगा दोगे क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे तनिक भी नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं कभी, थोड़ा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दोगे और जो लग रहा है कि ये बन सकता है उसमें गोला बना दोगे, ताकि आप दूसरे राउंड में जब आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन देखोगे। दूसरे राउंड में सिर्फ जिस पर गोला बनाए रखोगे यही क्वेश्चन देखना है, ठीक है। और इसमें फिर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है। वो कैसे लेना है आगे देखते हैं अभी। और जो चौथे वाले में है, इसको आप छोड़ ही दो तो सही रहेगा। थर्ड राउंड में अगर टाइम बचता है तो थर्ड राउंड में आओ आप, और इसको जो है अगर तीसरे टाइप वाले बच्चे हो जिनको मतलब नाव डूबने वाला है तो वो तो लगा सकते हो इसको भी, लेकिन जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने जो है ये 30 क्वेश्चन बना लिया है और इसमें भी कुछ क्वेश्चन बना लिए हैं, इसमें आपने रिस्क ले लिया है, तो इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें रिस्क आप नहीं लेना, लेकिन जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट है जिनको नहीं आ रहा था वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि तुक्का लगाना कैसे है, तुक्का लगाने का मेथड क्या है। अब देखो जो आपका एग्जाम है ना, CUET का एग्जाम, ठीक है, ये CUET जो है अभी जनरल टेस्ट का होने वाला पेपर, इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो -1 है।
मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एक ही नंबर कटेगा, ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर। तो इसको अगर हम जरा और देखें तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के फेवर में हो जाता है, क्योंकि कई सारे एग्जाम होते हैं कि 2 नंबर होगा 1 नंबर कटेगा, कई सारा ऐसा भी एग्जाम होता है, जैसे 2 नंबर का है एक क्वेश्चन, आपने सही किया 2 नंबर मिला, लेकिन एक गलत करोगे तो -1 नंबर हो जाएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लोगों भी तो 2-4, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कर दिया है कि ये आपके फेवर में है, आप इसका फायदा उठा सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको तुक्का इसमें लगा लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरे और तीसरे टाइप में हो तो आपको लगा लेना चाहिए तुक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो, अगर आप 4 क्वेश्चन तुक्का लगाते हो, चलो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो आप 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, 8 क्वेश्चन आपने तुक्का लगा दिया, तो चांसेस हैं, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। तो वैसे ही अगर 8 क्वेश्चन आप बनाओगे, 8 क्वेश्चन बनाओगे तो 2 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ 8 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 8 में से 2 क्वेश्चन आपके सही होने के प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो अगर आप 8 क्वेश्चन बनाते हो तो जाहिर सी बात है 2 सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 2 अगर सही हो जाते हैं तो 2 में कितना मिल जाएगा आपको, 2 में मिल जाएगा 5 दूना 10 नंबर, कितना मिल जाएगा 10 नंबर। और आपके गलत कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 सही हो गए तो 6 गलत हो जाएंगे, फिर 10 में से 6 नंबर आपका घट जाएगा तो बचेगा 4 नंबर। तो अगर आप यहां पर रिस्क लेते हो तो भी आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। तो तुक्का लगाना चाहिए, फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट को नहीं, बट सेकेंड और थर्ड में जो है, जिनका नाव डूबने वाला है, जिनको मतलब श्योरिटी नहीं है कि मेरे ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो रिस्क ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर माइनस मार्किंग है ना, ये आपके फेवर में है। तो आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो और मतलब अच्छे से लगाओ, कोई दिक्कत, धूमधाम से लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं करो कि मतलब 30 क्वेश्चन तुक्का लगा दिया, 25 क्वेश्चन तुक्का लगा दिया। तीसरे टाइप वाले को तो लगाना भी पड़ेगा, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मीडियम जो है, मीडियम लेवल में उनको नहीं लगाना है इतना सारा, 10 क्वेश्चन लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये साइंटिफिक है पूरा, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्का कुछ भी आप लगा दोगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव देखने को मिल जाए, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव आपको देखने को मिल जाए तो 95% चांस होता है कि वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अब क्या सीखें यहाँ से कि अगर आपको वो सवाल नहीं आ रहा है लेकिन उस सवाल में ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है, तो उसमें क्या करोगे, आप ऑल ऑफ द एबव लगा के चले आओगे, ठीक है। 95% चांस होगा कि आपका वो सही हो जाए। ये अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला है, ये प्रूवन है, ठीक है, कि मैक्सिमम एग्जाम में जब ऐसा देखा गया तो ऑल ऑफ द एबव वाला 95% बार सही होता है, ठीक है। और अगर नन आ गया तो ये 95% बार गलत होता है। तो ये भी ध्यान रखना, नन वाला ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, ठीक है, बहुत रेयर सिचुएशन में ही वो सही होता है, लेकिन ऑल ऑफ द एबव वाला मैक्सिमम टाइम सही होता है। तो ऐसे ऑप्शन को, नन वाले को आपको नहीं टिक करना है, ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव मिल जाए तो आपको सही उस पर टिक कर देना। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, 4 ऑप्शन हो गए। अब इन 4 ऑप्शन में आपको पता है कि ए वाला सही नहीं है और डी वाला भी सही नहीं है, ऐसा मान लो आपको पता चल गया। मतलब ऐसा है ना कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप कभी कभी पढ़े रहते हो, तो जब कुछ क्वेश्चन आप पढ़े रहते हो कभी कभी, तो ऐसा होता है कि दिमाग में आपको पता चलता है कि ये ए वाला जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला तो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और ये आपको मदद करेगा किसमें, जहाँ पर मिलान करने वाला होता है, या फिर जिसमें जो है यहाँ पे ये होता है मिलान करने वाला, और एक और होता है ना मिलान करने वाला होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, वहाँ भी आपको ये मदद कर सकता है। तो एलिमिनेशन हो जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ सवाल में ऐसे होते हैं कि 1 या 2, ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है, और कुछ में होता है 1 केवल 1 सही है, ऐसा होता है, फिर केवल 1 और 2 सही होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये एलिमिनेशन मेथड काम दे जाता है। तो जो लग रहा है कि ये गलत है उसको हटा दो, फिर आप 50-50% पर चले आओगे बी और सी पर। अब इसमें चांसेस है कि 50% आपका सही होगा, या तो बी लगाओगे या तो सी लगाओगे, तो 50% चांस होगा कि आपका वो सही हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। सिमिलर ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप मिलान करते हो ना, जैसे 4 इधर हो गए, ए बी सी डी इधर, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 हो गए। अब ए का मान लो सी से मिला दिया, ठीक है, और बी का मान लो डी से मिला दिया, सी का ए से मिला दिया, और डी का जो है मतलब चौथे का बी से मिला दिया। तो ये जो मिलान वाला सवाल होता है, यहाँ पर ये आपको मदद कर सकता है, ठीक है, सिमिलर ऑप्शन में। तो जहाँ भी ऑप्शन ऐसा दिखे, जैसे 1 का ए, ठीक है, 2 का क्या है सी, ऐसे जहाँ भी दिखेगा ना, तो अगर किसी ऑप्शन में फिर से सिमिलर है, ठीक है, ऐसे अगर सिमिलर ऑप्शन होंगे, सिमिलर ऑप्शन जैसे यहाँ पर भी पहला का ए है, यहाँ भी दूसरा का सी है, पहला का ए दूसरा का सी, तो ये जो मान लो ऑप्शन ए है, ये मान लो ऑप्शन डी है,
तो जहां पर ज्यादा सिमिलर ऑप्शन होंगे, सिमिलर ऑप्शन मतलब लगभग समान लगेगा कि इसमें भी पहला का ए है, दूसरा का सी है, इसमें पहला का ए, दूसरा का, तो ऐसे जो सिमिलर दिखेंगे ना, मैक्सिमम बार क्या होता है कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर आपका सही होगा। तो जो डिसिमिलर होगा, मतलब जो समान नहीं दिखेगा आपको ऑप्शन में, उसको आप इलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप हटा सकते हो, और साथ ही साथ जो आपको लगे कि ये तो ज्यादा सिमिलर है, उसी में से कोई ना कोई आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये भी देखा गया है कि क्वेश्चन जब सेट करने वाला होता है ना, जो क्वेश्चन सेटर होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड यही होता है कि जो सही आंसर होते हैं वो करीब करीब जो सिमिलर ऑप्शंस वो सेट करते हैं, ऐसा देखा गया। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, मिलान वाले में ये बहुत काम देगा। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये इनके लिए है जो मतलब जिनका नाव एकदम डूबने वाला है, नाव डूबने वाला है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हो आप कि या तो बी ऑप्शन टिक करना या तो सी ऑप्शन टिक करना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 60% टाइम जो है या तो बी सही होता है या तो सी सही होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको एकदम आप ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहता है कि आप पहला ऑप्शन दिया, ठीक है, पहला सही हो गया और लास्ट वाला भी वो देना नहीं चाहता है। ठीक है, बी और सी यहाँ पर देने का वो चाहता है। जब मैं यहाँ पर दिया था ना, जब BHU का पेपर दिया था, तो उसमें शायद उस टाइम शायद मैं भूल रहा हूँ, बट 100 क्वेश्चन थे शायद। ठीक है, और GT का उसमें क्वेश्चन था शायद 60 के आसपास, और जनरल टेस्ट के। ठीक है, उसमें जो है सी ऑप्शन का भरमार था, लगभग 40 से 42 क्वेश्चन के ऑप्शन सी थे, सी सही था। अगर आप 2020 का पेपर उठा के देखोगे BHU का, तो आप वहाँ पर 2020 में ही दिया था, हाँ 2020 में, 2020 का पेपर उठाकर देखोगे, आंसर की देखोगे, तो उसमें जो मैक्सिमम आंसर थे वो सी था। क्या आंसर था? सी आंसर सही था। तो बहुत सारे एग्जाम में जो है मैक्सिमम देखा गया है या तो बी सही होता है या तो सी सही होता है। तो अगर आप तुक्का लगाने जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बी लगा दो या फिर सी लगा दो, और कोशिश करना कि आप अगर 10 क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हो, 10 क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हो, 10 में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या तो बी लगाओ या तो सी लगाओ। अगर बी सी कर दोगे ना, तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रह जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो आप या तो बी लगा दोगे 10 में, बी, ठीक है, तो उससे आपके चांसेस रहेंगे ज़्यादा सही होने के, या तो सी लगा दो, उससे भी चांसेस रहेंगे। लेकिन किसी में बी किसी में सी कर दोगे, उससे भी आपके प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट सभी को जो एग्जाम आने वाला है अभी। ठीक है, आई होप कि आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी है अच्छे से, तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इसको अगर आपने समझ लिया है तो इसको थोड़ा एग्जामिनेशन में अप्लाई करके भी देखना, आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। 5 से 10 नंबर आपके सही, मतलब ज़्यादा आपको गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।